सिंह पुलिस स्टेडियम कहाँ स्थित है? मैंने सोचा आप सभी लोग पुलिस बनने वाले हो, तो क्यों ना वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम के बारे में बता दिया जाए। वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है, हालांकि आपको पता होगा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो ये आरा से थे। कहाँ से थे जी? आरा में एक जगदीशपुर है। कहाँ क्या है? तो जगदीशपुर है, और यहीं से क्या हो जाते हैं, तो ये थे। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। अब वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बनेगा कहाँ पे जी? तो आरा में बनेगा। तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ पे हो जाता है? आरा में हो जाता है। ठीक है। हालांकि अगर बात करोगे तो बिहार में जो 1857 की क्रांति होती है वो 12 जून 1857 को होता है। और पहली बार यह 1857 की क्रांति कहाँ से? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से जो है यह स्टार्ट होता है। और फिर बाद में देखते देखते ये बिहार में आ जाता है, बिहार के पटना में। और पटना में 3 जुलाई 1857 को यह क्रांति का नेतृत्व पीर अली जी के द्वारा किया जाता है। हालांकि एक बात बताओगे मुझे क्या, ये जो पीर अली थे, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई, इस 1857 के क्रांति के वक्त बिहार का गवर्नर, बिहार मतलब पटना का मजिस्ट्रेट कौन था? तो पटना का मजिस्ट्रेट हो जाते हैं कौन? विलियम टेलर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भैया जी? तो विलियम टेलर जो था वो पटना का मजिस्ट्रेट था। कब? 1857 की क्रांति के वक्त। ठीक है जी। तो वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम कहाँ है? आरा में है। बक्सर के बारे में बात करोगे तो बक्सर क्या हो जाता है? इसी बक्सर से गंगा नदी जो है वो बिहार में क्या होती है? तो गंगा नदी एंट्री करती है। क्या करती है भैया? एंट्री करती है। गया के बारे में बात करोगे तो गया वही गया है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है जी? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। रोहतास की बात करोगे तो रोहतास जो है वो बिहार का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 73% साक्षरता है बिहार में। यानी कि बिहार के सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है जी? तो बिहार के सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला में आ जाता है कौन सा? रोहतास। और बिहार की सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाता है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला के बारे में भी आपको पता होगा कि उस जिले का नाम क्या है भैया? पूर्णिया तो है। क्या है? तो पूर्णिया हो जाता। ठीक है जी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलो आगे बढ़े। ये सारी बातें क्लियर है। अच्छा एक बात बताओगे? चलो ये बताओ, कजन्स कप एवं जयपाल सिंह कप किस खेल से संबंधित है? बताओ जल्दी से। कजन्स कप एवं जयपाल सिंह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाते हैं हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि सर जी कजन्स कप और जयपाल सिंह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। हालांकि आपको पता होगा कि क्रिकेट, हमारे भारत में क्रिकेट जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक खेल है। और क्रिकेट से संबंधित हेमंत ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी है जी? तो हेमंत ट्रॉफी हो जाता है। और वहीं पे बात करोगे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे कौन सा होगा भैया? श्री कृष्ण सिंह ट्रॉफी। कौन सा जी? तो श्री कृष्ण सिंह ट्रॉफी जो है ये भी हो जाता है। और तीसरे नंबर पे बात करोगे तो रणजी ट्रॉफी जो है ये भी हो जाता है। क्या चीज से? तो खेल से संबंधित हो जाता है। ठीक है भैया जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ये सारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। बल्कि कजन्स कप एवं जयपाल सिंह कप जो है वो क्या चीज से संबंधित है? तो वो हो जाता है हॉकी से संबंधित। ठीक है। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? आप सभी लोग जल्दी से बताओ। ध्यानचंद्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? ध्यानचंद्र को। बताओ तीसरा क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन क्रिकेट से संबंधित शील्ड है? बताओ जी। निम्न में से कौन सा, कौन से, मतलब निम्न में से कौन क्रिकेट से संबंधित शील्ड है? तो श्री कृष्ण सिंह शील्ड तो है ही, हेमंत ट्रॉफी तो है ही, रणधीर वर्मा भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसी में एक और ऐड कर लो। कौन सा? तो इसी में एक और ऐड कर लोगे तो आपको पता होगा कि रणजी ट्रॉफी। कौन सा जी? तो रणजी ट्रॉफी जो है ये भी संबंधित हो जाता है। क्या चीज से? तो इसी से संबंधित हो जाता है। डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि कजन्स कप, कौन सा भैया? तो कजन्स कप एवं जयपाल सिंह कप जो है वो क्या चीज से संबंधित हो जाता है? कौन सा जी? तो कजन्स, कजन्स कप एवं जयपाल सिंह कप, कजन्स कप एवं जयपाल सिंह कप जो है वो क्या चीज से संबंधित हो जाता है? तो हॉकी से हो जाता है। कौन सा हो जाता है जी? तो हॉकी से संबंधित हो जाता है। ठीक है जी। क्लियर है? क्लियर है?
चलो आगे बढ़े। चलिए बताइए इसका आंसर। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? पुनपुन नदी जो है वो गंगा में किस स्थान के समीप मिलता है? यानी कि पुनपुन नदी, हालांकि अगर हम बिहार की नदियों के बारे में बात करें तो बिहार की कुछ प्रमुख नदियां भी है या बिहार में, ठीक है। तो अगर देखिएगा तो आपको पता होगा कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, यहाँ से घाघरा नदी, घाघरा नदी जिसे कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहा जाता है, और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या नामक शहर बसा हुआ है ना। तो ऊपर से बहने वाली नदी जो पहला है इसे क्या कहते हैं, तो घाघरा नदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पे देखोगे तो दूसरे स्थान पे जो है वो गंडक नदी है, और गंडक नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है भैया, तो गंडक नदी जो प्रवेश करते हैं बिहार में वो वाल्मीकि नगर से प्रवेश करते हैं। कहाँ से करते हैं जी, तो वाल्मीकि नगर से। उसके बाद इसके बाद अगर कोई और देखोगे और नदी, तो गंडक के बाद बूढ़ी गंडक और बागमती। और बूढ़ी गंडक ना अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। क्या चीज जी, तो बूढ़ी गंडक जो है ये उत्तर बिहार का सबसे लंबा गंगा नदी का सहायक है। गंगा नदी के सबसे लंबा सहायक, लंबा याद रखना, लंबा सहायक नदी जो है वो बूढ़ी गंडक है। और बागमती क्या करता है भैया, तो बागमती जो है इसके साथ संगम करता है, और यहाँ पे बहती है कोसी नदी, और इसी में कमला नदी। कोसी नदी और कमला नदी जो है वो कहाँ से, तो कोसी नदी और कमला नदी जो है वो बिहार के, हाँ जी हमने तो बताया था सोमेश्वर की पहाड़ी से एक बूढ़ी गंडक है। कल की क्लास में जो मैंने बताया था ये क्वेश्चन, सोमेश्वर, मुझे लगा था कौन सा, तो मुझे लगा था कि ये नीचे का सोन नदी जो है ना, सोन नदी कहाँ से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर एक अमरकंटक की पहाड़ी वहां से, तो मुझे लगा कि वहां पे अमरकंटक लिखा है इसीलिए मैंने सोन में टिक करा, बल्कि सोमेश्वर से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा नदी हो जाता है भैया, तो यहाँ पे कोसी नदी हो जाता है, और एक ठो और नदी हो जाता है कौन सा, तो यहाँ पे हो जाता है कोसी नदी, और दूसरा की बात करोगे तो यहाँ पे हो जाता है कमला। कोसी और कमला जो है एक दूसरे के साथ संगम करती है, और ये गंगा नदी में मिलता है, और गंगा नदी में कहाँ पे, तो कुर्सेला, कुर्सेला नामक स्थान पर जो है ये मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम हो जाता है महानंदा। तो ये सारी नदी उत्तर बिहार से गंगा में मिलता है। कहाँ से जी, उत्तर बिहार से गंगा में मिलता है, ठीक है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण से कौन कौन सा नदी, तो यहाँ पे आपको पता होगा करमनासा नदी। करमनासा नदी बिहार का अपवित्र नदी माना जाता है। कौन सा जी, तो बिहार का अपवित्र नदी माना जाता है। तो बिहार का पवित्र नदी कौन सा, तो बिहार का सबसे पवित्र नदी जो है घाघरा नदी को बिहार का पवित्र नदी माना जाता है। कौन सा, पवित्र नदी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कमला दिख रहा है ना, कमला को मिथिला का पवित्र नदी माना जाता है। किसका जी, तो मिथिला का पवित्र नदी माना जाता है। किसे, तो कमला को। ये बात याद रखना, मिथिला को कहा, मिथिला का पवित्र नदी कमला, वहीं पे घाघरा को बिहार का पवित्र नदी, और बिहार का पवित्र नदी कौन सा हो जाता है जी, करमनासा हो जाता है। कौन सा हो जाता है भैया, करमनासा हो जाता है। वहीं पे देखिएगा तो एक और नदी आ जाता है, कौन सा, तो यहाँ पे बात करोगे तो सोन नदी। अब ये सोन नदी कौन सा हो जाता है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। कहाँ से जी, तो अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाता है। और वहीं पे बात करोगे सोन के बाद कौन सा, पुनपुन। कौन सा जी, पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी जो है पटना के फतुहा में जाकर के मिलता है। पुनपुन नदी कहाँ पे, तो पटना के फतुहा में जो है, कहाँ पे, फतुहा में जाकर के मिल जाता है, ठीक है जी, गंगा से। वहीं पे बात करोगे तो उसके बाद फाल्गु नदी होता है, किउल नदी होता है, और अजय नदी। तो ये सारी नदी जो है वो बिहार का मेजर नदी है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बिहार का शोक कहते हैं। होता यूं है कि कोसी नदी जो है ना, जब ये हिमालय से निकलती है, और हिमालय में कहाँ से, गोसाईनाथ, कहाँ से जी, गोसाईनाथ नामक स्थान से निकलती है। और गोसाईनाथ नामक स्थान से क्या है? गोसाईनाथ नामक स्थान से निकलते, गोसाईनाथन नामक स्थान से। और ये अपने साथ बहुत सारे मिट्टी लेकर के आते हैं और अपने मुहाने पर जमा कर लेती है। यानी कि आज आज गंगा नदी जो है वो बर्दीवन से, मतलब मान लो दो गांव है,
हमारा गांव है 2 ठो, मतलब मान लेते हैं बर्दीवन और कैटोला, 2 ठो गांव है। तो कोसी नदी बर्दीवन से बह रहा था और सवेरे सवेरे पता चला कि कोसी नदी जो है वो कहाँ से बह रही है, तो कोसी नदी कैटोला से बह रही है। तो ये होता है क्या चीज, अपने स्थान पे यानी कि जिस रास्ते से वह बह रहा है उस रास्ते में सामने में क्या करता है, तो मिट्टी लाके जमा कर लेता है, जिस कारण से उसे अपना मार्ग परिवर्तित करना पड़ता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं पता है, बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्लियर है भैया जी, क्लियर है। चलो बिहार का सारा नदी एक स्लाइड में बता दिए। चलो आगे बढ़े, बताओ बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, भैया जी बताओ, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। बिहार के कौन से भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उर्दू भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, इस तीनों को प्राप्त है। और प्राप्त किसको नहीं है जी, तो प्राप्त नहीं है एक भोजपुरी को, इसे प्राप्त नहीं, क्या है जी, इसे प्राप्त नहीं है संवैधानिक दर्जा। यानी कि हमारे संविधान के, कहाँ जी, तो हमारे संविधान में एक 8वीं अनुसूची है, कहाँ पे जी, तो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषाओं के बारे में जिक्र की गई है, तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। कितने भाषाओं का जी, तो 22 भाषाओं का जिक्र है। और 22 भाषा में क्या चीज जी, तो इस यहाँ पे 22 भाषा का जिक्र है, लेकिन मूल संविधान में कहाँ पे जी, तो मूल संविधान में जो है कितने भाषा थे, तो वो 14 थे। आप बोलोगे कि सर जी ये बढ़ते गया, तो पहले बार में 1 बढ़ा, उसके बाद में 3 बढ़ा, उसके बाद में 4 बढ़ा। तो पहले बार में जो 1 बढ़ा वो कैसे बढ़ा, तो ये बढ़ता है 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो है 1 बढ़ता है, और इसका नाम कौन सा होता है, तो सिंधी हो जाता है। कौन सा जी, सिंधी भाषा जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके बाद 3 भाषा जुड़ता है, और 3 भाषा कब जुड़ता है, ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जुड़ता है, तो ये जुड़ता है 71वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। और इसके द्वारा हमारे संविधान में 3 भाषा जुड़ता है, कौन कौन सा, तो नेपाली जुड़ता है भैया, कौन सा जुड़ता है, नेपाली जुड़ता है, मणिपुरी जुड़ता है, कौन सा, तो मणिपुरी जुड़ता है, और तीसरा जो है वो कोंकणी जुड़ता है, कौन सा जी, तो कोंकणी जो है, ये 3 भाषा जुड़ता है। उसके बाद चौथा मतलब कि हमारे संविधान में 4 भाषा और जुड़ता है, और ये 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जुड़ता है, और इसके द्वारा हमारे संविधान में टोटल भाषाओं की संख्या 4 जुड़ती है। पहला कौन सा, तो बोडो जुड़ता है, कौन सा जी, बोडो। दूसरा की बात करें तो डोगरी जुड़ता है, तीसरा की बात करें तो मैथिली जुड़ता है, कौन सा जी, मैथिली जुड़ता है, और चौथा की बात करें तो संथाली जुड़ता है, कौन सा जुड़ता है जी, तो संथाली जो है, ये 4 भाषा जुड़ता है। यानी कि पहला सिंधी, और 21वां संविधान संशोधन द्वारा सीधी सिंधी, 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी भाषाएं जुड़ती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं ना। और